नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आज सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 2 दर्जन प्रस्तावों को इस दौरान हरी झंडी मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। आपको बता दें कि लोक भवन में यह बैठक होगी। इसके बाद कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। करीब 2 दर्जन प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की विस्तार की संभावना जताई जा रही थी। वहीं इस बीच आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करते हुए दिखाई देंगे। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और लोकसभा चुनाव से पहले इस कैबिनेट बैठक का अपना एक अलग महत्व है। उत्तर प्रदेश के नजरिए से 2 दर्जन प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। इन प्रस्तावों में चुनावी मुद्दे क्या होंगे, चुनाव को लेकर भी यह कैबिनेट बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें, कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जो जनता के हित में होंगे और जनता को लुभाने की कोशिश इन प्रस्तावों के जरिए बीजेपी सरकार की होगी। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को आज हरी झंडी मिल सकती है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक होनी है। आपको बता दें, सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है और तकरीबन 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर हरी झंडी लग सकती है। उत्तर प्रदेश से आज बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की आज बैठक होगी। खुद मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले इस कैबिनेट बैठक का अपना एक अलग महत्व माना जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरिंदर प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। अमरिंदर, क्या कुछ जानकारी है आज की कैबिनेट की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और चुनाव से पहले इस बैठक का अपना क्या महत्व है? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक बहुत अहम है। आज की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी और जानकारी के अनुसार आज की कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा जो फैसला लिया जा सकता है वो फैसला है किसानों को मुफ्त बिजली देने को लेकर। निजी नलकूप के उपभोक्ता जो है किसान, जिन्होंने निजी बिजली कनेक्शन ले रखा है नलकूप के लिए, सिंचाई के लिए, तो ऐसे किसानों को पूरे प्रदेश भर में बिजली मुफ्त करने की घोषणा आज की कैबिनेट बैठक में हो सकती है। आज की कैबिनेट बैठक में पहला अहम प्रस्ताव किसानों हो सकता आ रही है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ और आसपास के जिले सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, इन सबको मिलाकर के एक SCR बनाने का प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में मंजूर हो सकता है। स्टेट कैपिटल रीजन जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है, ऐसे NCR की तर्ज पे SCR बनाने का प्रस्ताव आज कैबिनेट में पेश हो सकता है। और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में SCR के प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। और इसके अलावा कई अहम मामले, कई बड़े मुद्दे और हैं जिन पर आज की कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। कुल मिलाकर लगभग 21 प्रस्ताव हैं जिन पर आज की कैबिनेट बैठक में मंजूरी हो सकती है, जिन पर आज की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जा सकता है दिनकर। जी बिल्कुल अमरिंदर, ऐसे में सवाल यह भी है कि एक तरफ जहां कि आपने बताया कि किसानों के बिजली माफी को लेकर योगी सरकार बड़ा फैसला कर सकती है, वहीं खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि राज्य के शिक्षक कर्मचारियों को 7वें वेतन का भी आज फायदा मिल सकता है। क्या सरकार की यह कोशिश है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़े वर्ग जो कि सरकारी कर्मचारी हैं उनको साधा जाए और किसानों के हित की बात तो आपने की। देखिए, जहां तक सरकारी कर्मचारियों का फैसला है, सरकार हमेशा, क्योंकि काम उन्हीं कर्मचारियों से लेती है, तो सरकार हमेशा जितना संभव होता है उन कर्मचारियों के हित में फैसला लेती रहती है। लेकिन पूर्व की सरकारों की तरह
यह सरकार तुष्टीकरण की नीति पे काम अभी तक करती हुई दिखाई नहीं पड़ी है। और जी। जानकार सूत्रों का भी ये कहना है कि सरकार कोई भी फैसला लेगी तो पहले जनहित को, लोकहित को ध्यान में रखेगी, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या 20 से 22 लाख मात्र है, लेकिन प्रदेश में 24 करोड़ की संख्या में जनता निवास करती है। तो जो भी फैसला सरकार लेगी वो पहले लोकहित को ध्यान में रख के, जनहित को ध्यान में रख के लेगी, क्योंकि चुनाव सर पर है और सबसे पहले वोटर्स को साधना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सरकार यूपी में चलाई जा रही है, वो जो भी फैसला आज की कैबिनेट बैठक में लेगी, वो सारे फैसले निश्चित रूप से आने वाले चुनाव को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। अगर हम फैसलों की बात करें दिनकर, तो फैसलों में एक फैसला ये भी आज लिया जा सकता है कि लखनऊ में जो मेट्रो चल रही है, अभी तक जो मेट्रो एयरपोर्ट से लेकर मुंशी पुलिया तक चलाई जा रही है, उसको चारबाग से लेकर और बसंत कुंज तक चलाने का फैसला आज अंतिम रूप से लिया जा सकता है, ऐसी जानकारी आ रही है। और इसके अलावा लगभग 21 प्रस्ताव की कैबिनेट बैठक में पास हो सकते हैं, जो जानकारी सरकार के सूत्रों के अनुसार आ रही है। जी बिल्कुल रामरेंद्र, आपने मेट्रो का जिक्र किया और लगातार देखा जाता है कि जब भी सदन में अखिलेश यादव या मीडिया के सामने बयान देते हैं तो उनका अपने कार्यकाल के मेट्रो के किए गए कार्यों का जिक्र होता है। और आज लखनऊ में फेज 2 का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अगर मेट्रो का अगर फेज 2 को परिचालन की हरी झंडी मिल जाती है तो अखिलेश यादव के बयान को एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से काउंटर कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण जगह राजधानी लखनऊ को इसलिए भी माना जाता है कि पूरे प्रदेश के 75 जनपद से चल करके लोग राजधानी लखनऊ में आते हैं, और कई बार जो लोग बाहर से आते हैं वो अपने संसाधन को अपने निजी परिवहन के लिए कार वगैरह को लेकर नहीं आते हैं। तो ऐसे में राजधानी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मेट्रो एक बड़ी सुविधा हो सकती है, यदि मेट्रो लखनऊ के हर कोने में फैल जाए। जहाँ तक अभी तक मेट्रो का सवाल है, तो ये मेट्रो शुरू तो जरूर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय पर हुई थी, लेकिन मेट्रो का परिचालन और संचालन पूर्ण रूपेण उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार के दौरान ही हुआ। तब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की मेट्रो का विधिवत परिचालन और संचालन शुरू किया। और अब जबकि मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजना जो कि चारबाग से लेकर बसंत को योजना तक जाएगी, उस पर अंतिम रूप से निर्माण का फैसला लिया जा सकता है। तो निश्चित रूप से राजधानी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात हो सकती है यह दिन। जी बिल्कुल अमृत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर, मिर्जापुर, बांदा, बस्ती, अमरोहा और फिरोजाबाद की महायोजना 2031 का अवलोकन किया है। साथ ही नियोजित विकास के लिए दिशा निर्देश भी दिए। विशेष बैठक में सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि विकास प्राधिकरणों का उद्देश्य सुनियोजित, संतुलित और तीव्र विकास को दिशा देना है। फोकस आम आदमी की सुविधा पर होना चाहिए। सभी विकास प्राधिकरणों को आय की नई संभावनाएं तलाशनी होंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिमाओं की स्थापना चौराहों के स्थान पर पार्कों में करना उचित होगा। तो सीएम योगी ने महायोजना 2031 का अवलोकन किया। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। वहीं राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने संकल्प पत्र के लिए बीजेपी के द्वारा जनता के सुझाव और अन्य बिंदुओं की जानकारी दी। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी पंकज तिवारी ने केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर से खास बातचीत की। सुनिए कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा। कौशल किशोर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, क्या कुछ लेके बीजेपी जनता में जा रही है? देखिए, विकसित भारत बनाने के लिए सबको सुविधाएं मिले, उसके लिए हमारी सरकार जनता के बीच में जा रही है और विकसित भारत के लिए सुझाव भी मांगने का काम किया है। हम 2047 को लेकर के चल रहे हैं। 2024 में तीसरी बार मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार जनता बनाएगी। इसके लिए पूरी तरीके से किए गए कामों के प्रति आश्वस्त हैं और इसीलिए विपक्ष घबराया हुआ है। विपक्ष का वोटर भी जो है लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को वोट देगा, एनडीए को वोट देगा। अखिलेश यादव पीडीए परिवार को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है यूपी में क्या स्थिति है पीडीए की?
पीडीए का वो कई बार अलग अलग माने बताते हैं, वो पहले उसके मायने इकट्ठा करें। और पीडीए माने जो समझते हैं वो कुछ नहीं है। पीडीए के लोगों को ही सबसे ज़्यादा सुविधाएं मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। जिनको पीडीए मानते हैं वो उसमें अधिकतर लोग उनके दल में जो हैं वो भाजपा को वोट करेंगे 2024 में। एक आखिरी सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने आप पर एक बार फिर से विश्वास जताया, क्या है? मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राजनाथ जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय बीएल संतोष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय धर्मपाल जी पर मैं उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। उनके विश्वास पर मैं हर स्तर पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। तो ये थे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, जिनका कहना था कि जो पीडीए समाजवादी पार्टी लेकर के चल रही है वो उनके ही पीडीए के लोग भाजपा को इस बार वोट करेंगे। और साथ ही साथ दोबारा विश्वास जताने पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं का पार्टी बदलने का पाला जारी है। राजधानी लखनऊ में रुश्तदी मियां, शिव कुमार वेरिया, राजेश यादव, राकेश यादव, अतहर खान भुट्टो और मेवालाल और कई नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़कर अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेताओं ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने सपा का दामन थामा है। लोकसभा चुनाव के पहले नेताओं का अपना पार्टी बदलना जारी है। सभी नेता कम से कम अपने लोकसभा चुनाव को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए दूसरे पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भीड़ है, साथ ही साथ जो अन्य पार्टियों, अन्य दलों से आए हुए लोग हैं, जो नेता हैं, उनकी भी भीड़ आप देख सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर जो बात की जाए तो बसपा को और बीजेपी और ब्राह्मण महासभा जो संगठन है, इसके तमाम बड़े नेता इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, इनके साथ यहाँ पर प्रेस वार्ता के समय इन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। सीधे तौर पे अगर जो देखा जाए तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक जो दायरा है वो लोकसभा चुनाव के पहले बढ़ा रही है। और पीडीए परिवार की जो समाजवादी पार्टी बात कर रही थी उसको मजबूत करने में कहीं ना कहीं और कड़ियों को जोड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सीधे तौर पे अखिलेश यादव का कहना है कि बिहार में 40 और उत्तर प्रदेश में 80 ये जो है दिल्ली में केंद्र सरकार को तय करेंगी। तो कहीं ना कहीं पीडीए परिवार को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज, लखनऊ। इटावा लोकसभा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया का बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी से औरैया के रेलवे स्टेशन फफूंद का नाम दिव्यापुर रेलवे स्टेशन करने की अपील की है। जानकारी के अनुसार औरैया जिले में फफूंद रेलवे स्टेशन पड़ता है। इसका स्टेशन कोड PHD है। इस स्टेशन का नाम भले ही अजीब लग सकता है, लेकिन यह देश के एक कैटेगरी के स्टेशनों में से एक है। यह स्टेशन औरैया और दिव्यापुर के लिए है। फफूंद रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था और अब उत्तर मध्य रेलवे द्वारा संचालित है। फफूंद स्टेशन पर 5 ट्रैक और 4 प्लेटफॉर्म है। फफूंद स्टेशन इलाहाबाद रेलवे डिवीजन के कानपुर दिल्ली खंड पर सबसे अहम स्टेशनों में से एक है। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां 2 संदिग्ध महिलाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट राजेंद्र कुमार तोमर का ब्लेड से थैला काटकर 75,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित एडवोकेट राजेंद्र कुमार तोमर ने खुर्जा थाने पहुंचकर रिपोर्ट देकर न्याय की गुहार लगाई है। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 2 संदिग्ध महिलाओं ने वारदात को अंजाम दिया और 75,000 रुपए लूट लिए। राजेंद्र कुमार तोमर है, मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। और मैं आज SBI गया था 75,000 रुपये जमा करने, और वहाँ पे 2 संदिग्ध महिला खड़ी हुई थी, जो मुझे बाद में पता चला, और उन्होंने मेरी जेब काट ली, पर्स काट लिया, जिसमें 75,000 थे।
प्रतापपुर थाना क्षेत्र में रोजाना हो रही चोरी और लूट की घटनाओं को देखते हुए प्रतापपुर पुलिस मेरठ के अलग अलग स्थानों पर दबिश ने मुखबरी की सूचना पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से लूट के 4 मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद कर लिया गया है। साथ ही मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो प्रतापपुर की घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाइक मोबाइल चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। आपको बता दें कि यह सभी लोग बाइक और मोबाइल चोरी गिरोह में शामिल थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि यह बाइक मोबाइल चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब बुलेटिन में बात करेंगे अपने उत्तराखंड की। लक्सर के ट्रक यूनियन पर लाभार्थी सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। सीएम ने पीएम आवास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में सीएम धामी के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। तो सीएम धामी सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। साथ ही इस दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। साथ ही केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। 2 करोड़ पहले लखपति दीदी का योजना, लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया था। उस लखपति दीदी में 1 करोड़ को और बढ़ाते हुए, यानी कि पूरे देश के अंदर 1 करोड़ बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया। तो हमने भी उत्तराखंड के अंदर जो लक्ष्य लिया था, उस लक्ष्य को हम भी बढ़ाएंगे और उसी रेशियो में हम भी आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार के अंदर अपार संभावनाएं हैं उस क्षेत्र में कि लखपति दीदी बनाई जाए। देहरादून में जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बताया कि चुनाव की तारीख घोषित हो जाने के बाद जिले में किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक वोटर इस महापर्व में जुड़े और मतदान करें। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है देहरादून में। उन्होंने चुनाव तैयारियों को लेकर जानकारी दी और साथ ही कहा कि हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर इस चुनाव से जुड़े और मतदान करें। जनरल ब्रीफिंग सेशन था, जिसके अंदर हम लोग आपको सूचना दे रहे थे कि किस तरह से अब आगामी जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद से हम लोगों की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और उसी के क्रम में आज सभी लोग आए हैं। जैसे मैंने बताया दोबारा से कि हमारे ज़िले में 10 विधानसभाएं हैं और 10 विधानसभाओं के हिसाब से हमारे पास जो मतदान स्थल हैं वो हमारे करीबन 1880 हैं। इसमें हमने अलग अलग तरह से, जैसे कितने पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, कितने सर्विस वोटर हैं, कितनी महिलाएं पुरुष, हमारे पास पूरी डिटेलिंग है इस चीज़ की। हम लोग स्वीप की एक्टिविटीज़ काफ़ी कर रहे हैं और प्री जो इलेक्शन होता है यही हम लोग कार्य करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें और प्रेरित हो जाएं कि हाँ भाई हमें मतदान करना है। तो मैं इस माध्यम से भी यही सभी को कहना चाहूँगी कि सब लोग अपने मतदान का ज़रूर प्रयोग करें और इस पूरा जो हमारा महापर्व है उसमें। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब हरक सिंह के साथ ही उनके परिवार वालों को भी पूछताछ के लिए ईडी ने समन भेजकर दफ्तर बुलाया है। हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत देहरादून स्थित ईडी कार्यालय पहुंची, जहां उनसे उनकी पारिवारिक संपत्ति के बारे में पूछताछ की गई। दीप्ति पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इधर हरक सिंह रावत ने ईडी से 1 महीने का समय मांगा। बता दें कि ईडी पाखरो टाइगर सफारी मामले की जांच कर रही है। तो कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि जहां
एक और उनकी पत्नी से पूछताछ की गई, वहीं उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है। प्रदेश भर में शुरू हो गई है और आज ही इस संदर्भ में हमारे पास पैरामिलिट्री की 3 कंपनियां आई है। तो जो तीनों कंपनियां उनसे एरिया डोमिनेशन और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला काम हम शुरू कर रहे हैं। तो जैसे आचार संहिता की घोषणा होती है उसके बाद में बाकी जो इलेक्शन संबंधित कार्य है वो भी हम अपने लेवल पे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नैनीताल में प्रशासन के साथ ही पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था और अति संवेदनशील बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी। नैनीताल पुलिस की डिमांड पर 3 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स जिला पुलिस को मिल चुकी है। एसएसपी प्रहलाद मीना का कहना है कि प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन कर जहां भी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी, पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही पुलिस ने अराजक तत्वों को भी चिन्हित करना भी शुरू कर दिया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी तैयारियों में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि लगातार अलग अलग जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती होगी, ऐसा एसएसपी का कहना है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन की पुलिसों को गाइडलाइन देते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। चुनावी तैयारियों में पुलिस लगातार जुटी हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी कर रही है। इलेक्शन के मद्देनजर सारी तैयारियां पूरे प्रदेश भर में शुरू हो गई है और आज ही इस संदर्भ में हमारे पास पैरामिलिट्री की 3 कंपनियां आई है। तो जो तीनों कंपनियां उनसे एरिया डोमिनेशन और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला काम हम शुरू कर रहे हैं। तो जैसे आचार संहिता की घोषणा होती है उसके बाद में बाकी जो इलेक्शन संबंधित कार्य है वो भी हम अपने लेवल पे शुरू कर देंगे। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने महिला शक्ति वंदन मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। साथ ही इस मौके पर धावकों और अन्य लोगों को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। बता दें कि इस दौड़ में पुलिस, होमगार्ड, खेल विभाग सहित कई अन्य विभागों की महिलाओं ने हिस्सा लिया। यह दौड़ बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट परिसर तक आयोजित की गई थी, जिसमें मनरेगा स्पोर्ट्स हॉस्टल की खुशीपाल ने पहला स्थान हासिल किया। जिलाधिकारी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। महिला शक्ति वंदन मैराथन में कई महिलाओं ने हिस्सा लिया है। अल्मोड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक युवक की तलाशी ली और उसके पास से 320 ग्राम स्मैक बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 32 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने युवक के पास से इलेक्ट्रिक तराजू भी बरामद किया। युवक को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। इधर एसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पीछा ने पुलिस टीम को 5000 रुपए इनाम के तौर पर दिया है। उसी को दिशा में एक कदम आज अल्मोड़ा के हमारे जो ANTF SOG की टीम और अल्मोड़ा थाने की पुलिस ने एक मिलकर कार्रवाई की है, जिसमें एक स्मैक तस्कर को लगभग 320 ग्राम के आसपास स्मैक के साथ में पकड़ा है। ये बेसिकली शाहजहांपुर का रहने वाला था और इधर हिल्स में कहीं सप्लाई के लिए ही आया था। तो चूंकि हमें एक अंदेशा था, पहले सूचना थी कि रात्रि के समय कई बार स्मैक वाले आते हैं, उसी दौरान रैंडम चेकिंग करे उस दौरान ये पकड़ा गया है। क्योंकि ये पहली बार इतनी बड़ी रिकवरी हुई है कॉमर्शियल क्वांटिटी की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।